स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा के 10th के इस चैनल पे। साथियों, हम लोग क्लास 10th के लिए 2027 के लिए एकदम परफेक्ट एक प्लान बनाए हैं। उस प्लान के तहत आपको सारी चैप्टर्स यहाँ पे कराए जाएंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, वो प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होता है वो सब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे साथियों। यकीन मानिए, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि जितना मैं करवाऊंगा उतना करके अगर आप चल जाइएगा तो आपका एक क्वेश्चंस भी एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं साथियों। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा ऐसा सब सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया हुआ ऐसा ही सवाल है और इसी में से सारा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो साथियों, ये आप सभी के लिए है। आप अपना खुद सोच लीजिए कि क्या आपको भी 95% प्लस स्कोर करना है। तो आपको तो सारा जितना भी मैं चीजें करवा रहा हूँ वो करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आइए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कोर्स इस चैनल पे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप सभी को देता हूँ। ओके साथियों, सो पहला सवाल है आप सभी के सामने साथियों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मतलब मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है साथियों। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानव के नेत्र में जो है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। कहा मेरे साथियों, मानव के लेंस में मानव के जो नेत्र में है, आंख में, वह कौन सा लेंस पाया जाता है? याद कीजिए, बोलिए उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप गणित मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, आपको फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ओके, अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहती है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं साथियों? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये मैं बोल दूं कि ये 2024 में फर्स्ट सीटिंग के सेट ए में पूछा गया सवाल है। मतलब सारा सवाल आपको पूछा गया ही मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो बताइए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं साथियों? तो उसे हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है गाइस कि जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास का अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? फिर से ध्यान से समझिएगा। जल के एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश, मतलब जो आने वाला किरण है, आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, मतलब लौटेगा। तो एक बार लौटेगा। कितनी बार साथियों? एक बार। देख लीजिए कितने, एक बार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि लेंस के में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में, किसमें? लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या है मेरे साथियों, वह कितनी होती है? तो मैं बोल दूं कि लेंस में मुख्य फोकस जो होती है वो 2 होती है। कितनी? 2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है साथियों? 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? 2 होती है। याद कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आप सभी को बताना है। समतल दर्पण। ओके, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा? समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे साथियों? काल्पनिक बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। ओके गाइस, अगला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है साथियों? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। याद कर लीजिएगा। एक मिनट, क्या हुआ था गाइस? एक मिनट। ओके, चलिए वो डेस्कटॉप पे चिपा गया था, इसलिए वो कीबोर्ड आ गया था। कोई बात नहीं। तो मैं बोला सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे आपको क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में गेसिंग क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, देखिए कोई क्वेश्चंस बड़े होते हैं वो डेस्कटॉप के बाहर भी जाते हैं तो कटेगा, तो मैं पढ़ूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अगर अवतल दर्पण है उसमें अगर हमें प्रतिबिंब जो है आभासी काल्पनिक बनाना है, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी और काल्पनिक बने? कहाँ रखे? तो फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ मेरे साथियों? फोकस और ध्रुव के अगर बीच में हम रखेंगे तो हमारा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी काल्पनिक बनता है। याद कर लीजिएगा। ओके, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक यानी कि माइनस मानी जाती है मेरे साथियों? किसकी? कौन सा दर्पण का? तो वह आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का चिन्ह का परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या मानी जाती है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो ऋणात्मक मानी जाती है। किसका? अवतल दर्पण का। किसका साथियों? अवतल दर्पण। याद कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहती है? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है जो, और दूसरे पेज में हो गया, तो अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को ही कहते हैं। पहला में ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या? अभिसारी। क्या? अभिसारी किसको कहते हैं गाइस? तो अभिसारी लेंस जो कहते हैं वह हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं। याद रख लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है साथियों कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, मतलब आपतित मतलब होता है साथियों आना, परिवर्तित किरण पुंज होगा। बताइए, एक अभी फिर से क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। एक अभिसारी किरण पुंज कैसा किरण पुंज है? अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आती है, मतलब आपतित होती है। तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो वो आपका अभिसारी ही होगा। कैसी होगी? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित भी क्या होगी? अभिसारी होगा। याद कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, मतलब समतल दर्पण का जो आवर्धन है मेरे साथियों वो क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन जो है वह +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है साथियों? +1 होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब कौन सा दर्पण के द्वारा जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है किस दर्पण के द्वारा? तो समतल दर्पण के द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, उत्तल दर्पण के द्वारा भी, अवतल दर्पण के द्वारा भी, मतलब कह सकते हैं इनमें से सभी के द्वारा हम आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना मिल सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, आकाश का नीला रंग होने की परिघटना का परिमाण है। आकाश का नीला रंग जो है होने की परिघटना का परिमाण क्या, परिणाम क्या है? तो वह आपका क्या हो जाएगा? परिकिरणन। क्या है मेरे साथियों? परकिरणन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। कोई किरण जो है मेरे साथियों वह विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है। ध्यान से समझिएगा, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है, मतलब इस तरीका से कोई माध्यम है, अगर ये विरल माध्यम है तो इसमें से अगर प्रकाश भाई साहब एक मिनट,
कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से अगर संगन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है मेरे साथियों? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि विरल मतलब बहुत घना। तो घना में से जैसे आप मेला में तेज दौड़िएगा कि आप खाली रास्ता में, तो बोलिएगा खाली रास्ता में तो हम तेज दौड़ेंगे। तो विरल में से जब संगन में जाएगा तो इसमें से तो स्पीड दौड़ेगा ना, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या मेरे साथियों? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल संज्ञा संगन आप पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि मुझे इस टॉपिक पे जरूरत है। हालांकि मैं आपको 100% सोल्व करने का वो टॉपिक का प्रयास करूंगा। यकीन मानिए मेरे साथ को, ये चैनल सिर्फ आप सभी के लिए हेल्प के लिए ही बनाया गया। कि कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे या ऑनलाइन पढ़ रहे, वहां पे अच्छे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है हमारी, मैं आप सभी के लिए बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आऊंगा। और मैं बोला हूँ आपको कि 100% मेरे साथियों, 100% देखिएगा यहीं से सवाल आपके बनेंगे और फालतू में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है मेरे साथियों वह धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है गाइस वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक कहने का मतलब प्लस होती है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। मतलब चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी जो होती है वह किसकी होती है मेरे साथियों? तो देखिए वह उत्तल लेंस की भी होती है और उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण दोनों की, मतलब ए और बी दोनों की। कह सकते हैं कि चिन्हों के निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी जो है वो धनात्मक किसकी होती है? तो वह उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का धनात्मक फोकस दूरी होती है। ओके, अगला सवाल है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो सभी दूरियां हैं मेरे साथियों वो कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से, पोल से। कहाँ से? पोल से, यानी कि ध्रुव से दूरियां मापी जाती है, याद कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण जो है आई बराबर, आपतन कोण आई जो 0 के बराबर नहीं है और प्रवर्तन कोण आर है, तो ये दोनों में क्या संबंध है मेरे साथियों? तो ये जो आर है ना, ये आर आप अपवर्तन कोण व प्रवर्तन कोण से बड़ा होता है। मतलब आर ग्रेटर देन आई, मतलब आर जो होता है वो आई से मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो इंसिडेंट रे से बड़ा होता है। ओके, अगला सवाल निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा मेरे साथियों मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ओके, अगला सवाल है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? मतलब एक उत्तल लेंस है, ध्यान से समझिएगा, और उसपे हमें जो प्रतिबिंब है वो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। मतलब वस्तु के समान साइज के प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, तो वस्तु को कहाँ रखना है? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अगर हम रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु तथा वास्तविक तथा समान, देखिए वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अगला सवाल है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण तथा लेंस समाप्ता होगा। जब दोनों का जो दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है तो दोनों अवतल होगा। संभावता क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। ओके, अगला सवाल है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन बोले या फिर परावर्तन बोले, दोनों के दो ही नियम है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ओके, अगला सवाल प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो अभी मैंने जस्ट बताया। अगला सवाल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मैंने बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ओके, अच्छा एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस जो है वो कैसा होता है मेरे साथियों? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस ये होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है साथियों? मोटा होता है। ये उत्तल लेंस होता है। ओके,
तो प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन मिक्स है एक ही में। तो इसका सेकेंड लेक्चर मैं आप सभी को कंप्लीट करवा दिया, और इसमें जो भी सवाल थे ना मेरे साथियों, मैं आपको बोल दूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं जितना आपको करवा दूंगा, यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी से सब याद कर लेते हैं तो 95% आप स्कोर करने वाले हो। अब गर्दा उड़ा देगा, आपके आसपास भी कोई नहीं आएगा। तो अब अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके गाइस।